थैंक यू फॉर वॉचिंग सब्सक्राइबिंग ट्रांसमीडिया फोरम। तो बहुत दिनों से बहुत सालों से हम चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्स जो टैक्टिक है जो उसने इंडिया के अगेंस्ट अपनाई हुई है, जहाँ पर वो ग्वादर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जिबूती, जिबूती के बाद मालदीव्स, मालदीव्स के बाद श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड, इन पोर्ट्स के इन देशों के पोर्ट्स को या तो लीज पर ले रहा है या यहाँ पर एक पोर्ट डेवलप कर रहा है, और वो इंडियन ओशन में इंडिया को सर्कल कर रहा है, इंडिया को अपने गिरफ्त में लेने का या इंडिया को अपने प्लान में अपने पकड़ में लेने का एक प्लान बना रहा है, इन सर्कलिंग कर रहा है इंडिया को। तो ये सब देखते हुए इंडिया भी चाइना के अगेंस्ट स्टेप्स ले रहा है। पहले इंडिया ने जापान से अपनी दोस्ती बढ़ाई, जापान से इंडिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए। उसके बाद इंडिया ने वियतनाम को डिफेंस पार्टनर बनाया, वियतनाम को बहुत सारे डिफेंस आर्म्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी वगैरह शेयर की जा रही है। मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग भी और एंगेजमेंट भी बहुत सारा बढ़ गया है, और हम वियतनाम से काफ़ी ज़्यादा मिलिट्रीली और स्ट्रैटेजिकली बातें कर रहे हैं। हम वियतनाम के ऑयल जो कुएं होते हैं वियतनाम के एरिया में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो आते हैं, उन पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर कोई ऑयल मिलता है साउथ चाइना सी में तो हम उसको डिस्कवर कर पाए, और 50-50% पर वियतनाम और इंडिया उसको यूज़ कर पाए। उसके आगे बढ़कर हम देखते हैं कि इंडिया और एक बोल्ड स्टेप लेता है। हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होता है, मैं उसका हेडिंग आपको बता देता हूँ, तो उसके अंदर हम लोग डेप्थ में जाकर थोड़ा एनालिसिस करते हैं। है कुछ इस टाइप से हेडिंग है: अडानी आई सी पोर्ट, अडानी आई साउथ चाइना सी पोर्ट, प्लान पोर्ट डेवलपमेंट इन फिलीपींस, बाटन। अब मैं आपके लिए ग्राफ लेके आया हूँ, यह मैप देखिए आप एक बार। यह है फिलीपींस। जैसे आप सबको पता है फिलीपींस एक आइलैंड नेशन है, तो ये जो बाटन एरिया दिया गया है यहाँ पर, ये रेड में हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर अडानी पोर्ट सेज सेज मने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कंपनी है अडाना की, जो अडानी इसकी अडानी ग्रुप की, ये पोर्ट डेवलप करेगी और ऑपरेट भी करेगी उस पर। अडानी पोर्ट SEZ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है करण अडानी, उन्होंने प्रीवियसली फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है मार्कोस जूनियर, उनसे मुलाकात की। हीज़ एक्सेलेंसी मार्कोस जूनियर से बात करते उन्होंने बोला कि स्टेबिलिटी और बिजनेस फेवरेबल एनवायरनमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी बिज़नेस को किसी दूसरे कंट्री में जाके एस्टेब्लिश होने को वहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने को और बिज़नेस ग्रोथ करने के लिए। और सेम रिपीटेटिव वे में राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने भी बोला कि स्टेबिलिटी और एनवायरनमेंट वो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू डेवलप द बिजनेस बाय अडानी ग्रुप कंपनी इन बाटन। तो इस चीज़ में क्या फर्दर डिटेल डेवलपमेंट निकली है उस बारे में हम अभी जानकारी लेते हैं। अडानी ग्रुप जो है वो देखिए क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस में। जितने भी आप ब्रांड देखते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, गूगल, व्हाट्सअप, उसके बाद फेसबुक, या जितने भी अमेरिकन फॉर्च्यून 500 ब्रांड्स हैं, ये जो ब्रांड्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म में अमेरिका का बेनिफिट, अमेरिका का इंटरेस्ट उस देश में सर्व करती हैं। अमेरिका एज अ गवर्नमेंट डायरेक्टली इस सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में या ये न्यू वर्ल्ड में मिलिट्री बूट से डायरेक्टली अपना प्रेजेंट एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। तो ये जो कंपनियां होती हैं ये उन देशों के इंटरेस्ट उस देश में सर्व करती हैं जहाँ की ये ओरिजिनेट होती है। जैसे कि गूगल हो गया, व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, या फेसबुक, या जितने भी टेक कंपनीज़ है या फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ है अमेरिका की, वो अमेरिका के बाहर उनका प्रेजेंस फुटप्रिंट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट रहता है उनका, और उस देश के गवर्नमेंट पर, उनके लोकल पॉलिटिक्स पर वो अच्छी खासी पकड़ रखती हैं। तो
इंडिया के भी पास दो चार ऐसी कंपनीज़ है, ज़्यादा तो बड़ी कंपनीज़ नहीं है पर दो चार ऐसी नाम लेने वाली कंपनी है जो अच्छा खासा मार्केट में इंडिया का रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें से एक टाटा, उसके बाद विप्रो, अडानी ग्रुप, रिलायंस, इस ये दो चार कंपनीज़ है, एयरटेल, ये दो चार कंपनीज़ ऐसी हैं जो इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करती हैं और इंडिया का अच्छा खासा फुटप्रिंट बाहर भी मौजूदगी कराती है। अब ये अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जो अडानी ग्रुप की कंपनी है, ये फिलीपींस का जो बाटन पोर्ट है इसको डेवलप करने में इंटरेस्ट शो कर रही है और फिलीपींस गवर्नमेंट के साथ इसकी बातचीत चालू। अब ये गवर्नमेंट टू प्राइवेट फर्म बात हो तो रही है, बट बैक चैनल थ्रू डिप्लोमेसी थ्रू इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको सपोर्ट कर रही है कि ये बाटन पोर्ट डेवलप करें, उसको ऑपरेट करें, पहले इसको डोमेस्टिकली हैंडल करें। जब ये डोमेस्टिकली पूरे सक्सेस हो जाते हैं तो ये गो अहेड जाए और इंटरनेशनली इसको ऑपरेट करना चालू कर दे। ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने सबसे पहले यहाँ पर प्रपोज किया है कि डोमेस्टिक नीड जैसे कंप्लीट हो जाती है तो इंटरनेशनली ऑपरेट करना चालू कर दीजिए। अब देखिए, इंडिया को इंडियन ओशन से बाहर निकल के साउथ ओशंस में अपनी प्रेजेंस बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाइना जो है इंडिया को इन सर्कलिंग कर रहा है इंडियन ओशन में। जैसे कि मैंने कहा आपको, पाकिस्तान के ग्वादर, जिबूती, श्रीलंका के हम्बनटोटा, मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, यहाँ पर चाइना ने अपने प्रेजेंस फुटप्रिंट्स मौजूदगी दर्ज कराए हुए है। और यहाँ पे चाइना की जो स्पाई शिप्स वगैरह हैं वो अक्सर देखी जाती है, जो कि इंडिया की इंटेलिजेंस चुराने का ट्राई करती है। इंडिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन है, मिसाइल वगैरह जब भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है तो वो उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी रेंज, उसकी मारक क्षमता क्या है, रडार पर वो कैच होती है नहीं होती है, ये सब कैच करने का ट्राई करती है। तो इंडिया ने अपना एक क्या कहते हैं ककून से बाहर निकलकर, इंडियन ओशियन से बाहर निकलकर अब चाइना के घर में साउथ चाइना सी में घेरने का ट्राई किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, साउथ चाइना सी जो है सबसे डिस्प्यूटेड एरिया है करंटली, क्योंकि साउथ चाइना सी के एंटायर 90% रीजन पर चाइना अपना क्लेम करता है। रिमेनिंग 10% जो रहता है उसमें फिलीपींस, ब्रुनई, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो कि नेवल पावर में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि चाइना स्ट्रॉन्ग है, और वो चाइना को उतना चैलेंज भी नहीं कर पाते हैं। तो इंडिया और अमेरिका ऐसी जगह पर जहाँ पर पावर की कमी है प्रेजेंट रहना चाहती हैं ताकि बैलेंस बना रहे बिटवीन चाइनीज़ साइड और ये जो 2 4 10 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। इसके अलावा अब हम इंडिया के बारे में सोचते हैं तो इंडिया अब डीप अपना जो प्रॉस्पेरिटी, अपना डेवलपमेंट जो प्लान है उसको डीपर साइड में देखना चाहता है। इंडिया साउथ चाइना सी में भी अपना प्रेजेंस बनाना चाहता है। उसके अलावा G20 में लास्ट ईयर जो बैठक हुई थी जिसमें जो बाइडन और सऊदी प्रिंस MBS सलमान प्रेजेंट थे, तब एक डिक्लेरेशन हुआ था इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिससे कि इंडिया अपने मुद्रा पोर्ट से या मुंबई पोर्ट से UAE के जेबल अली एयरपोर्ट तक बाय शिप जाएगा। उसके बाद जो गुड्स हैं बाय ट्रेन या बाय ट्रक जाएंगे, सऊदी अरेबिया होते हुए, जॉर्डन होते हुए, इसराइल के हाइफा पोर्ट पर जाएंगे। हाइफा पोर्ट से वो मेडिटेरियन सी में प्रेजेंट करेंगे, साइप्रस होते हुए सीधा ग्रीस में लैंड करते हैं। फिर ग्रीस के बाद उनको यूरोप के लिए मार्केट खुलता है। ग्रीस के बाद वो जा सकते हैं इटली और फ्रांस जा सकते हैं, या रेल रूट बाय ट्रक रूट सीधा यूरोप में भी जा सकते हैं। उनका रीच आउट जर्मनी तक हो जाता है। और दूसरा
जो इंडिया ने प्रपोज़ किया हुआ है, उसका जो हम लोगों ने एक और बंदरगाह, एक और पोर्ट डेवलप किया है, जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, जो ईरान थ्रू डेवलप किया है। जैसे कि आप मैप में देखने रहे हैं, ये ब्लू लाइन जो है प्रेजेंटली इंडिया का, अगर कोई भी प्रोडक्ट यूरोप में जाना होगा तो ये ब्लू लाइन जो दिख रही है थ्रू सुएज कैनल थ्रू, इसके थ्रू जाता है, जिसके वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है, टाइमिंग बढ़ जाता है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो टाइम पर पहुंचनी चाहिए वो लेट पहुंचती हैं। या अगर कहीं ब्लॉकेज होता है, जैसे सुएज कैनल में 2-3 साल पहले एवरग्रीन वेसल जो है, बड़ी वेसल ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से लगभग 1 महीना तक वो जो सी रूट है पूरा ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से लगभग दुनिया पर इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया था, थोड़ी महंगाई बढ़ गई थी। वो तो 1 महीने के बाद बहुत सारी कसरत करने के बाद वो मेगा ब्लॉकेज निकला, एवरग्रीन शिप निकली, और उसके बाद वो सी रूट फिर से चालू हो सका। अब इसको टैकल करने के लिए इंडिया ने 2 कॉरिडोर प्रपोज़ किए हुए हैं। एक, जैसा कि मैंने आपको मैप में पहले ही बताया, यह मैप आपको मैं फिर से बता देता हूँ, ये है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें इंडिया के मुद्रा पोर्ट से निकल के, अभी तो फ़िलहाल हमने ओमन को भी इसमें शामिल कर लिया है, बिकॉज़ ये सी रूट जो जा रहा है वो थोड़ा सा एडन की खाड़ी से होते हुए जा रहा है, जहाँ पर ईरान का प्रेजेंस है। तो यहाँ फ्यूचर में कोई दिक्कत आई तो हम लोग ओमन से भी अपना माल ट्रांसपोर्ट करके रखें, इसलिए हमने ऑप्शन में ओमन को भी रखा हुआ है। ओमन के जो सुल्तान हैं उनके भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है, और ओमन भी इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है। उसके बाद ये जो है रूट सऊदी अरेबिया में एंटर करता है। सऊदी अरेबिया में बाय रेल ये रूट रियाद होते हुए जॉर्डन एंटर करेगा। जॉर्डन के बाद इज़राइल एंटर करता है, हाइफा एयरपोर्ट डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो वो ऑलरेडी अडानी एयरपोर्ट को मिल चुका है। लास्ट ईयर से ही अडानी पोर्ट जो है उसको हाइफा एयरपोर्ट को डेवलप कर रहा है। हाइफा पोर्ट को डेवलप करने के बाद ये जो रूट है आगे सीधा साइप्रस होते हुए ग्रीस जा पहुंचता है। ग्रीस में मेडिटेरेनियन सी से एंट्री करके वो इटली जा सकता है, इटली से वो फ्रांस, फिर फ्रांस के आगे इंग्लैंड, या फ्रांस के आगे वो जर्मनी तक अपने मार्केट में जा सकता है। और इटली थ्रू वो जो यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, पोलैंड तक, अप टू पोलैंड और बेलारूस तक जा सकता है। एक ये सब प्रपोज किया गया है। दूसरा रूट प्रपोज किया गया है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसका एम है सीधा रशिया तक इंडियन मार्केट पहुंचा जा सके, और रशियन जो भी प्रोडक्ट है वो सीधा इंडिया तक आ सके। अब ये जो दोनों कॉरिडोर ट्रेड रूट किए गए हैं, ये बिज़नेस पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूरोपियन मार्केट इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इंडियन मार्केट यूरोप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अब भी यूरोप में इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, और वो एज ए इंडिया को अपॉर्चुनिटी करके देखते हैं, क्योंकि इंडिया उभरती हुई मार्केट है और बहुत ही जल्द वर्ल्ड की 3rd नंबर इकोनॉमी बनने वाली है। $5 ट्रिलियन का जो टारगेट रखा हुआ है 2027-28, शायद उससे भी पहले हम वो टारगेट अचीव कर ले। अगर ये कॉरिडोर बन जाता है, इंडियन ओशन में डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। अगर हम सुएज कैनल के पैसेज को पास आउट कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी वो बहुत ही रिस्की रूट है सुएज़ कैनल थ्रू, वहाँ पर हमेशा मिडल ईस्ट में लड़ाई होती रहती है, जो कि गाज़ा पट्टी और इजरायली फोर्सेस के बीच में हर 2-4 सालों में वहाँ पर ब्लॉकेज लग जाता है। और बहुत ही थीन, बहुत ही पतला रूट है, जिसकी वजह से कंटेनर जाम होने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं, और महंगा भी बहुत पड़ता है। उसमें वेटिंग पीरियड भी बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक भी बहुत होता है। अगर ये दोनों रूट इंडिया जो प्रपोज़ कर रहा है, अगर ये बन जाते हैं आने वाले 10-15 साल में, तो यूरोप का सीधा इंडियन ओशन में कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। इंडियन ओशन थ्रू यूरोप को एशियन कंट्री, चाइनीज़ मार्केट, जापान, पैसिफिक ओशन थ्रू सीधा कनेक्टिविटी मिलती है, और एशियन कंट्री, जापान, चाइना, इन लोगों को भी इस रूट में कनेक्ट होने के बाद सीधा कनेक्टिविटी मिलती है यूरोप तक, और वहाँ पर अटलांटिक ओशन के निकलता है। तो ये जो रूट है डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, और इसके सेंटर में इंडियन ओशन रहेगा, और इंडियन ओशन का
सबसे ज़्यादा कंट्रोलेबल, सबसे ज़्यादा मिलिट्रिकली या जोग्राफिकली जो देश सिक्योर कर सकता है, उस देश का नाम ओनली इंडिया है। इसलिए इंडिया का इम्पोर्टेंस इस रूट में, इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एज अ फाइनेंशियल हब करके उभरेगा और इंडिया में जॉब पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ेंगी और डॉलर और विदेशी इनकम एफडीआई की भी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने यह मेगा प्लान बनाया हुआ है जिससे कि 2 कॉरिडोर भी डेवलप हो जाएंगे और इंडिया का साउथ चाइना सी में प्रेजेंस भी बना रहेगा और इंडिया अपने वेपन्स या अपने मिलिट्री टेक्निक्स या अपने मिलिट्री टैक्टिक्स इन कंट्रीज़ के साथ शेयर भी करेगा और एक टाइप से जापान चाइना पर अपना कंट्रोल, अपना प्रेजेंस, अपने फुटप्रिंट्स रखेगा और चाइना को भी साउथ चाइना सी में काउंटर करने की कोशिश करता रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही। इस पर क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, ट्रांसमीडिया फोरम। जय हिंद।